हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, तो क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो सेम एल्डोल कंडेंसेशन की तरह है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम रहेंगे, या तो दो सेम एल्डिहाइड्स होंगे या दो सेम आपके कीटोन्स होंगे। बट क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो एल्डोल एडिशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या हो सकता है कि जो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, बट दोनों ही आपके डिफरेंट होंगे। दो डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं या फिर एक एल्डिहाइड और एक आपका कीटोन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन है वो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है जब आपके दोनों ही जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सपोज हमने दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप्स यहाँ पे लिए हैं, दोनों ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमें बेसिकली फोकस करना है अल्फा हाइड्रोजन पे। तो बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन 4 प्रोडक्ट्स को अभी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है। सपोज हमारा ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये आपका मॉलिक्यूल 2 है। तो यहाँ पे टोटल 4 जो है प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। सपोज ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये कैसे बना है, ये मॉलिक्यूल 1 जो आपका मॉलिक्यूल 1 है, ये वाला जो मॉलिक्यूल 1 है इसी से इनोलेट बनेगा और यही इनोलेट अपने खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो उस केस में आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये सेकंड प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट आपका कैसे फॉर्म होगा कि जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है दिस वन, यही मॉलिक्यूल इनोलेट फॉर्म करेगा और यही मॉलिक्यूल खुद अपने ऊपर अटैक करेगा, तो आपको सेकंड टाइप का जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इस केस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल सेकंड है वो उससे न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा और वो मॉलिक्यूल 1 के ऊपर अटैक करेगा। एंड लास्ट जो प्रोडक्ट है आपका वो इस तरह का बनेगा। उस केस में आप वो कैसे फॉर्म होगा कि जो मॉलिक्यूल 1 है उससे आपका इनोलेट फॉर्म होगा और जो मॉलिक्यूल सेकंड है उसके ऊपर आपका अटैक होगा। तो इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट आपका 1 बना है, सेकंड बना है, थर्ड बना है और फोर्थ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जैसे आपको बताया ये मॉलिक्यूल 1 है। मॉलिक्यूल 1 से इनोलेट फॉर्म हुआ बेस की प्रेजेंस में और इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इनोलाइजेशन हो गया, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको इस तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देखने को मिलता है, जो कि आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है, मैंने अभी जो आपको शो किया। सिमिलरली सेकेंड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसी का इनोलेट फॉर्म होगा और वही अपने मॉलिक्यूल पे सेल्फ अटैक करेगा। उसकी वजह से यहाँ पे ये वाला इनोल फॉर्म हो जाता है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो उस केस में आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उससे इनोलेट फॉर्म होगा और फर्स्ट के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर 4। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उससे आपका इनोलेट फॉर्म हो रहा है और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है और आपको जो फोर्थ है वो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। Cross aldol addition is useful when only one reacting carbonyl compound has alpha hydrogen। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है अगर दोनों ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उससे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए वो बन जाते हैं और इससे इल्ड हमारी कम हो जाती है। तो ये तभी यूजफुल है अगर दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है उसकी हम बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में है क्लेजेन-स्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका सेम जो बेस है इसका भी सेम रहेगा। इसी तरह से हम इनोलाइजेशन करेंगे फिर अटैक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारा कंडेंसेशन की तरह ही होता है, ये भी एक टाइप होता है क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की तरह। तो क्लोज्ड में क्या था कि जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके डिफरेंट हैं।
लेकिन इसमें कंडीशन एक क्या है कि जो आपके दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल आपका कीटोन होना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है किस केस में, क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन। इसके अलावा अकर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH, उसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। और इसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के प्रेजेंस में जो कीटोन है उसका सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होता है, इसकी वजह से ये सक्सेसफुल रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हमने कीटोन, जो कि एक कंडीशन है क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन की, एक कीटोन है, एक आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जब एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इनको रिएक्ट कराते हैं तो फाइनली आपको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, बट आपको कंडीशन याद रखनी है कि क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन में एक आपका कीटोन होना ही चाहिए। Dehydration is favorable because double bond is in conjugation with aromatic ring. मीन्स आपका जो ये आपका क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। इसमें क्या हो जाएगा, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जब आप इसको हीट करोगे बेस की प्रेजेंस में, तो ये वाला OH ग्रुप और ये वाला H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस। इसमें क्या हो रहा है, आपने इसको हीट किया बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से H OH ये वाला और ये H आपका रिमूव हो गया और फाइनली आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। मीन्स फेवरेबल, इसके पीछे आप बोल सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये दो तरह से कॉन्जुगेशन शो करता है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये CO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, और अगर आप इस तरफ देखते हैं इस तरफ देखेंगे तो ये रिंग के साथ, ये एक फिनाइल ग्रुप है ना, एक रिंग है ये, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस तरफ भी कॉन्जुगेशन शो करेगा रिंग के साथ और इस तरफ भी कॉन्जुगेशन शो करेगा। इसीलिए ये आपका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनेगा और इजीली आपकी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इन क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन डबल बॉन्ड इज ऑलवेज इन ट्रांस ज्योमेट्री। हमेशा ही जो ये आपका ऊपर अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये हमेशा ही अगर आप देखोगे तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी रहती है, ट्रांसफॉर्म में रहती है। रीज़न ये है कि जब भी एल्कीन में इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो ट्रांसफॉर्म में आपका कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपके रिंग हो गई फिनाइल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CO ग्रुप है, तो आपका जो कॉन्जुगेशन है वो ट्रांसफॉर्म में अगर आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एल्कीन प्रेजेंट होती है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्योंकि आपको पता है जो क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन है उसमें फाइनली डिहाइड्रेशन में ये डबल बॉन्ड बनेगा तो आपका हमेशा ही ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारा क्लेजेंस-स्मिट रिएक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोवेंजल रिएक्शन की, जो कि आपकी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है आपके सिलेबस में। तो नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो इजीली रिमूव हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस उनके पास ऐसी होती हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनके पास प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी वीक बेस यूज़ करते हो तो उसकी वजह से वो इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो। और ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, विद कार्बोनिल। और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो दो हमारे जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, एक होगा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा नोवेंजल रिएक्शन में, और दूसरा आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो अमीन्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, पिपरिडिन। ये पिपरिडिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है पिपरिडिन, और इसी बेस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। या फिर हम एक बफर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आपका अमीन और एसिड को हम मिक्स करते हैं। अमीन में बेसिकली हम पिपरिडिन को ही यूज़ करेंगे और एक एसिड कोई भी हम उसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनली ये बफर सोल्यूशन आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसमें आपको दो स्पीशीज़, दो एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेट एनाइन, जो कि एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा जो कंपाउंड है जो पिपरिडिन से फॉर्म हुआ है वो आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इनका अलग अलग काम होता है। जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एनाइन है ये वाला, ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करेगा जो कि कार्बोनाइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो आपका
ये दूसरा पोर्शन होता है जो हमने पिपरिडीन से फॉर्म किया है, वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा और वो एक्टिव करेगा किसको, कार्बोनिल कंपाउंड को। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है, वीक बेस अपना अलग काम करेगा और वीक एसिड अपना अलग काम करेगा। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं कि सपोज आपने कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये जस्ट ऐसे ही हमने लिया है रैंडमली, ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको एग्जाम्पल को लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड और ये हो गया हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अभी मैं जिसकी बात कर रही थी ये है वो दो एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों है एक्टिव, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके साथ दो एस्टर ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एस्टर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इन हाइड्रोजन को निकालना ईजी हो जाता है। अगर आप वीक बेस भी यूज़ करोगे, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे सोल्यूशन वीक एसिड है, वीक बेस है, तो उसकी प्रेजेंस में भी इजीली हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे दो हो गए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो हमारी यहाँ पे हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि एक बफर सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसके लिए हो गया एसिड और ये हो गया आपका पिपरिडीन। तो बफर सॉल्यूशन में हम इसको ट्रीट करवाएंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो डिटेल में मैं अभी समझाऊंगी मैकेनिज्म में। फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलता है बेसिकली वो ये मिलेगा। इसमें क्या है, ये होगी अल्फा पोजीशन, ये होगी बीटा पोजीशन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। कैसे इसको नेमिंग करेंगे, अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है क्योंकि ये मेन ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसके इस पोजीशन पे अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आपको इसमें नोवेंजल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ में CO2 निकलेगा और पिपरिडीन आपका फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप वही फिर से आपका इनोलाइजेशन रहेगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कार्बन आयन अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अभी हमने सीखा कि जो हमारा सॉल्यूशन में उसमें हमने एक बफर सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, एसिड और पिपरिडीन को मिक्स करके। उसमें ये जो स्पीशीज़ हमारी फॉर्म हुई थी कार्बोक्सिलेट एनायन, ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा जो कि इस एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और फाइनली यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये आपका इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। ये वाला आपका क्या बन गया, इनोलेट, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन। इमीनियम आयन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये होता है इमीनियम आयन, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इमीनियम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड था, फर्स्ट ने वीक एसिड ने किसके साथ रिएक्शन की, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, और जो हमारा वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो आपका दूसरा रिएक्टिंग स्पीशीज़ है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो आप देखोगे यहाँ पे इमीनियम आयन कैसे बना, यहाँ से ऑक्सीजन गया और यहाँ से दो हाइड्रोजन चले गए, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया और ये क्या बन गया आपका इमीनियम आयन। अब यहाँ पे इमीनियम आयन बनाने की ज़रूरत क्या थी, हम यहाँ से डायरेक्ट इनोलेट फॉर्म करके यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करा देते जो अभी तक हम सीखते हुए आए हैं। बट ऐसा हमने इसलिए किया कि ये ऐसा करने से इमीनियम आयन जो CO ग्रुप है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इसको रिएक्टिव बना देता है, इस स्पीशीज़ को ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। तो आप एक वीक बेस की प्रेजेंस में भी इजीली इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पे इमीनियम को यूज़ किया। तो वीक एसिड ने अपना काम किया, वीक बेस ने यहाँ पे अपना काम किया और यहाँ पे वीक एसिड उसने अपना काम किया। अलग अलग रिएक्टिंग स्पीशीज़ पे एसिड और बेस ने अटैक करके एक ने इनोलेट फॉर्म किया, एक ने इमीनियम आयन फॉर्म किया। अब आगे जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि जो इनोलेट आयन बना है आपका, वो आपका अटैक करेगा जो इमीनियम आयन है उसके ऊपर, ठीक है। तो इनोलेट बना था फर्स्ट स्टेप में, ये अटैक करेगा कहाँ पे, जो सेकंड स्टेप में इमीनियम आयन फॉर्म हुआ है, और फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आप वीक बेस अगर यूज़ करते हो तो ईजिली इसको रिमूव कर सकते हो और रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हेल्प टू रिएक्शन अकर इन वीकली बेसिक कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा वीक बेस भी अगर आप यूज़ करते हो तो उस केस में भी इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ द लास्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एडेक्ट, मतलब जो भी आपका एडेक्ट अभी तक फॉर्म हुआ है उसमें फाइनली आप क्या बना दोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव ऑफ एसिड एडेक्ट बन जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, डीप्रोटोनेशन बाय वीक बेस। तो एक तो वीक बेस जो होगा वो अभी जो मैंने दिखाया था आपको एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला जो वीक बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और साथ में जो भी आपका
ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है NR2 नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो दो ये रिएक्शन लास्ट स्टेप में होंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वीक बेस को यूज़ किया, तो यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया और साथ में ये वाला जो ग्रुप है ये भी बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो इस एडेक्ट की फॉर्मेशन होगी। जब हम इसको साथ में क्या करेंगे, पिपरिडिन को बाहर निकाल देंगे। जब हम इस वाले एडेक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए दैट इज़ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, वो निकल जाएगा और साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें नोवेंजल रिएक्शन के लिए तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है, और अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो वीक बेस हम जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये एल्कोक्साइड हो गया, अमाइड हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी इल्ड जो होती है वो कम होती है, नोवेंजल रिएक्शन में इल्ड जो है वो कम देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पर्किन रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।